वेलकम बैक टू अक्षर मंत्रा। चलिए बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की क्लास कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का चैप्टर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था से शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रश्न आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक धर्म से अलग हुए हैं। ये वैदिक धर्म की दो शाखाएं हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन्हें तो वेदों का प्रमाण मानते हैं, ना ही आदिकाल के बारे में कुछ कहते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। इसके दृष्टिकोण एक सीमा तक यथार्थवादी तथा बुद्धिवादी हैं। इन धर्मों में जीवन और विचारों में सत्य तथा तपस्या पर बल दिया जाता था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध समकालीन थे। दोनों ही क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 ईस्वी में हुई। तब से बौद्ध समय शुरू हुआ। बहुत साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा को तथा निर्माण भी इस दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध ने प्रचलित धर्म अंधविश्वासों, कर्मकांड, रोहित और प्रपंच निस्वार्थ आध्यात्मिकता, उनका आग्रह तर्क और विवेक अनुभव पर नैतिकता पर था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर गौर नहीं किया। अर्थव्यवस्था में इसे जगह भी नहीं दी गई थी। जहां तक की बात है बच्चों, अर्ण व्यवस्था को कठोरता के विरुद्ध चेतावनी के बाद इसे व्यवस्था ने भारतीय जीवन के हर पहलू को जकड़ लिया। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा का काम करेगा, क्षत्रिय का काम करेगा, वैश्य व्यापार का काम करेगा, शूद्र सेवा का कार्य करेगा। तो ये सब इस रूप में इनको ढाल दिया गया था जाति व्यवस्था के प्रति। उसने स्वयं को जाति व्यवस्था के रूप में ढाल लिया और हिंदू धर्म की शाखा के रूप में जिंदा है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के अपने विचारों और दृष्टिकोणों में स्वतंत्र और भारत के बाहर खूब फला फूला। अब महात्मा बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानते हैं। भारतीय ब्रह्म ज्ञान की गुत्थी से और उलझे रहते थे। बुद्ध का संदेश नया और मौलिक था। बुद्ध का संदेश किसी जाति संप्रदाय विशेष के लिए न होकर सभी के लिए था। उन्होंने किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में सभी जातियां आकर उसी प्रकार मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने अपने शिष्यों से इस धर्म का प्रचार विश्व भर में करने को कहा। उन्होंने सभी के लिए प्रेम तथा करुणा का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत प्रेम से ही हो सकता है। अतः मनुष्य को क्रोध, दया और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। युद्ध में विजय पाने वाला सच्चा विजेता नहीं होता। सच्चा विजेता स्वयं पर विजय पाने वाला होता है। मनुष्य की जाति उसके जन्म से नहीं, कर्म से तय होती है। बुद्ध ने लोगों से कहा कि वह अपने मन के भीतर सत्य की खोज करे। सत्य की जानकारी ही सभी दुखों के कारण है। हमें अपने आप को उन चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख रहे हों या जिनके विषय में निश्चित जानकारी रखते हों। बुद्ध ने जीवन में वेदना और दुख पर बहुत बल दिया। उसके द्वारा निरूपित 4 आर्य सत्यों का संबंध के कारण निवारण से है। उन्होंने बताया कि दुख के अंत में निवारण की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के मध्य मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दी। चलिए, बुद्ध शिक्षा। आज बुद्ध के स्वरूप को पत्थर, संगमरमर या कांसे में डालकर नया आकार दे दिया जाता है, जो उनके तेजस्वी विपक्ष का प्रतीक है। कमल पुष्प पर बैठे शांत और धीर वासनाओं से भरे तूफानों और संघर्षों से दूर भी
इतना परे एक मालूम होते हैं। उन्हें पाना मुश्किल लगता है। दोबारा देखने पर उसकी आकृति जीवन शक्ति से भरी दिखाई देती है और हमें संदेश देती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना पढ़ते हैं। भारत में जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हो रहा था, उसी समय पश्चिमी प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस धर्म को फैलने में बहुत मदद मिली। और सभी जानते हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य उसके सलाहकार, मित्र एवं मंत्री। चाणक्य ने बदली परिस्थितियों का लाभ उठाया और दोनों ने शक्तिशाली नंद साम्राज्य को उसके राज्य से निकाल दिया। दोनों तक्षशिला पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात यूनानियों से हुई। वहीं चंद्रगुप्त और सिकंदर में भेंट हुई थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त राष्ट्र का नारा देकर विदेशी आक्रमण अधिकारियों के खिलाफ जनता को उत्तेजित किया और तक्षशिला पर उसका अधिकार होगा। सिकंदर की मृत्यु के 2 साल बाद उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने महान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इस नए राज्य का विवरण मेगस्थनीज के विवरण तथा कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है। अब आपको पता चल गया होगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। और कौटिल्य का दूसरा नाम यह भी पता चल गया है कि उसका नाम चाणक्य है। तो वह बुद्धिमान और कर्मठ था। मुद्रा राक्षस नामक नाटक में उसे साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी, प्रतिशोध, अपमान को न भूलने वाला तथा लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाला बताया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा इसमें व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक और स्त्रियों के अधिकार और लगान यानी टैक्स के जैसे अनेक विषय को विस्तार से लिखा गया है। अर्थशास्त्र में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स, राज्य अभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। आज भी ऐसी लेनी पड़ती है। प्रजा के हित एवं इच्छा को सर्वोपरि रखेगा। अनीति करने वाला राजा के लिए प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी और को उसकी जगह राजा बना दें। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संस्थापित मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी 273 ईस्वी पूर्व में अशोक बना। इस समय तक इस साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अशोक संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था में लाना चाहता था। उसने पूर्वी तट पर स्थित कलिंग प्रदेश जीतने का निश्चय किया। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई और इस युद्ध में लाखों व्यक्ति मारे गए तथा घायल हो गए। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तब उसे बहुत पछतावा हुआ और उसे युद्ध से घृणा हो गई और बौद्ध धर्म का वह अनुयायी बन गया। अशोक के कार्य और विचारों की जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। अब कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के बाद इस महान सम्राट ने बौद्ध धर्म का पालन शुरू किया था और आगे से किसी की हत्या न करने की किसी भी बंदी पर रोक लगा दी थी। उसे लगा कि सच्ची विजय कर्तव्य और कर्म का पालन करके लोगों को के हृदय जीतने में है। इस महान सम्राट की आकांक्षा थी कि जीव मात्र की रक्षा हो, उसमें आत्म संयम हो, उसे मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। महाराज अशोक ने 4141 अनवरत शासन किया और उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई और उसने महान अनेक कार्य किए जिसके कारण आज उसका नाम वोल्गा से जापान तक आज भी आदर के साथ लिया जाता है, महान अशोक के नाम से। अब हम
बच्चों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को समझा और दोनों को एक वीडियो में कंबाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, इसके बाद सेकंड। तो आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी, और ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, इससे आपको चैप्टर समझ में आएगा। यह वीडियो बनाने में वक्त काफी लगा, क्योंकि टाइप करना हुआ और फिर क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस अच्छे से देखा गया, फिर बनाया गया, आवश्यकता हुई तो लिखे गए। मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, इससे क्या लाभ हुआ? मोहनजोदड़ो वह प्रसिद्ध स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई से प्राप्त वस्तु से प्राचीन इतिहास समझने में हमें बहुत मदद मिली है। मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो प्राप्त जो प्राचीन इतिहास है, हिस्ट्री है, उसे हमें जानने में मदद मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचार कहां तक था? सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मोहनजोदड़ो के अलावा दूर दूर स्थानों से यह सभ्यता पश्चिम से कठियावाड़, पंजाब के अंबाला जिले के अलावा घाटी तक फैली थी। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की क्या स्थिति थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कंडीशन थी? सिंधु घाटी सभ्यता में फारस, फोटो और मिस्र की सभ्यता से व्यापार किया। इन नगर सभ्यताओं में व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, यानी धनी था, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, और सड़कों के किनारे दुकानों की पंक्तियां होती थी, जहां संभवतः छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें क्या ज्ञात होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से उस काल की परंपरा, लोगों के रहन सहन का ढंग, उस समाज में प्रचलित रीति रिवाज तथा लोगों द्वारा की गई दस्तकारी के अलावा उसमें कपड़ों के फैशन का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस सभ्यता में तकनीकी उन्नति भी हुई। सिंधु घाटी सभ्यता पाठ से पता चलता है कि उस समय के हम आम और नालियों के तंत्र विकसित थे। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता से पता चलता है कि मतलब जो आम घर हैं या घर हम नालियों के तंत्र से विकसित है कि नालियां कैसे बनती हैं। यह तंत्र आज भी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तकनीकी की उन्नति भी हुई थी। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आर्य कौन थे? वे भारत कब आए? आर्यों की पहचान उनके मूल स्थान से कुछ निश्चित रूप से कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, किंतु व्यावहारिक रूप से उन्हें भारत की ही संतान माना जाता है, और भारत में सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद वे आए होंगे। सिंधु के सूबे के बारे में पाठ से क्या पता चलता है? इस पाठ से सिंध सूबे के बारे में यह पता चलता है कि सूबा यानी प्रांत, स्टेट, समय में बहुत प्रसिद्ध, समृद्ध और उपजाऊ था, लेकिन मध्य युग के बाद उसका ज्यादातर भाग रेगिस्तान होकर रह गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद खेती का विकास किस प्रकार हुआ? अब चलिए ये पाषाण युग की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में कृषि की बहुतायत थी, यानी बहुत ज्यादा कृषि होती थी। कुछ नगर में और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी था। आने वाले नवाग आगंतुक आर्यों ने किसी कृषि को भी अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया और किसी कृषि का विकास होता गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जातियों
और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर है, बाहर से आने वाले आर्यों, द्रविड़ जातियों के लोग के बीच में सांस्कृतिक यानी कल्चर का समन्वय हुआ और मेलजोल हुआ। ठीक है, ये द्रविड़ संभवतः सिंधु घाटी के प्रतिनिधि थे। इसी मेलजोल और समन्वय से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 10, वैदिक काल के निर्धारण पर विद्वानों की क्या राय है? वैदिक युग के काल निर्धारण पर विद्वान एक मत नहीं है, यानी सभी विद्वानों की राय अलग अलग होती है। अब भारतीय विद्वान वैदिक युग का काल बहुत पहले का मानते हैं, परंतु यूरोपीय विद्वान इसका समय बहुत बाद का मानते हैं। यानी सभी जितने भी विद्वान हैं, सबकी एक राय नहीं होती, उनमें मतभेद होता है। वेद क्या है? भारत में प्रथम वेद किसे माना जाता है? राइट, वेद हिंदुओं का प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। वेदों से हमें यह ज्ञात होता है कि विचारों की प्रारंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने स्वयं को कैसे व्यक्त किया, और ऋग्वेद को भारत का प्रथम वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेद शब्द की उत्पत्ति बताते हुए उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। वेदों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वेदों में न तो मूर्ति पूजा की बात है और ना ही किसी देव मंदिर की बात की गई है। वेदों में न तो मूर्ति पूजा की बात है और ना ही देव मंदिर की बात है। राइट। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम वेद अर्थात ऋग्वेद की विशेषता स्पष्ट कीजिए। राइट, प्रथम वेद अर्थात ऋग्वेद की विशेषता स्पष्ट कीजिए। भारत में प्रथम वेद के रूप में जाने वाला ऋग्वेद, यानी 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत में प्रथम वेद के रूप में ऋग्वेद ही मानव जाति की पहली पुस्तक है। अब वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि मानव जाति की पहली पुस्तक क्या है, तो ऋग्वेद है, परंतु पढ़ा होगा तभी तो बच्चे आंसर दे पाएंगे या उनको याद होगा। इसमें मानव मन के आरंभिक उद्गार मिलते हैं। ऋग्वेद में प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद तथा साहसिक कार्यों का रिकॉर्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषदों का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? उपनिषद मनुष्य को भारतीय आर्यों के चिंतन के बारे में गहराई से ज्ञान कराते हैं। यह ईसा पूर्व 800 के आसपास के तत्कालीन सामाजिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? भारतीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य हैं। इन महाकाव्य ने भारत की जनता पर गहरा प्रभाव डाला और यानी भारत की जनता पर, ये गलत है, आज की जनता पर इसका जीवंत प्रभाव दिखाई देता है और यह दोनों महाकाव्य भारतीय जीवन के अंग बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जिस युद्ध का वर्णन है उसे कब और क्यों लड़ा गया होगा? भारत में जिस विराट युद्ध का वर्णन है उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इसे अपूर्व 34वीं यानी ये समझो कि 14वीं शताब्दी में लड़ा गया हुआ। ये वर्ड थोड़ा मिस्टेक है, ये थोड़ा मिस्टेक आ गया है, तो इसे ध्यान रखें। ये 14वीं शताब्दी है।
14वीं लिख दिया, पर ये 14वीं है, 14वीं शताब्दी यानी 14। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 14 शताब्दी में लड़ा गया है, राइट। यह भारत का एकाधिकार करने के लिए लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई जवाब दे दे तो भगवत गीता क्या है, इसके रचनाकार के बारे में क्या अनुमान लगाया जाता है। आज भी क्या अनुमान लगाया जाता है कि भगवत गीता क्या है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। भगवत गीता महाभारत का अंश माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के वन क्षेत्र में दिए गए उपदेश, यानी जो रण क्षेत्र में दिए गए, ये रण क्षेत्र है, थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। रण क्षेत्र यानी युद्ध के क्षेत्र में जब दिए गए उपदेशों का जो संकलन है, यह 7 लोगों का काव्य रूप है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले करीब 2.5 से 31,000 वर्ष पूर्व हुई होने का अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गया फिर से। पाणिनि कौन थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे यानी प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के सबसे बड़े जो जानकार हैं, जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत की उत्पत्ति की, वे महर्षि पाणिनि हैं। उन्होंने 6वीं या 7वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों की अष्टाध्यायी की रचना की, जिसे आज भी संस्कृत व्याकरण का आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, चरक कौन थे, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान क्या था। ये क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली एग्जाम में और फाइनल में भी मिल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चरक कनिष्क के दरबार में राज्य में थे। उन्होंने औषधि विज्ञान पर, उन्होंने क्या किया था, औषधि विज्ञान पर, और ईस्वी सन की शुरुआत में, यानी जब ईस्वी वन की शुरुआत हुई उसी समय पुस्तक लिखी। इसमें अनेक बीमारियों और उनकी पहचान तथा इलाज का वर्णन है। बच्चों, महात्मा बुद्ध कौन थे, उनके विषय में अजीब संयोग क्या है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और उसका निर्माण किया था। वे क्षत्रिय थे। उनकी मृत्यु ईसा से पूर्व 544 में हुई और इस दिन वैशाख पूर्णिमा की तिथि थी। इस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ, यानी जन्म और देहांत दोनों एक ही तिथि को हुआ। प्रश्न नंबर 21, बुद्ध और महावीर समकालीन थे, उनके विचारों में भिन्नता थी, स्पष्ट कीजिए। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों समकालीन थे, यानी एक दूसरे के समकक्ष थे, सेम थे। दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध ने जाति व्यवस्था को संघ व्यवस्था में कोई महत्व नहीं दिया। यह धर्म भारत के बाहर अधिक फला फूला। इसके विपरीत जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जाति व्यवस्था व समाज के अनुरूप ढलते हुए हिंदू धर्म की शाखा के रूप में विकसित होता गया। बच्चों, बुद्ध कथा से मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है। देखिए कितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। बुद्ध से मनुष्य को कोई शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, मनुष्य को मेहनत से नहीं भागना चाहिए। परंतु बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, थोड़ी देर 20 मिनट 25 मिनट, तो वे अपने मन को भगाना शुरू करेंगे। इसी वजह से बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और पछताते हैं बाद में। बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करते हुए जीवन में विकास और प्रगति के बड़े अवसरों को देखना चाहिए। ये अवसरों को नहीं, अवसरों को देखना चाहिए। अवसर, मौका, मौके को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक कौन था, उसने कलिंग विजय करने का मन क्यों बनाया। अशोक महान शासक था। उसने 273 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। इस साम्राज्य में
भारत का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। अशोक संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के अधीन लाना चाहता था, इसलिए उसने कलिंग विजय का मन बनाया। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा किए गए कार्यों तथा विचारों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? अशोक के कार्य तथा विचारों की जानकारी उसके फरमानों के माध्यम से मिलती है। उसने जारी किए थे और ये फरमान आज भी अशोक की लाट पर या अशोक के पत्थरों पर, धातु पर खोदे गए हैं, जो पूरे भारत में फैले हैं और आज भी इनको सुरक्षित रखा जाता है। अशोक बहुत बड़ा निर्माता था, तुम यह कैसे कह सकते हो? ये आज हम भी यह बात भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अशोक द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत बड़ा निर्माता था और उसने बड़ी बड़ी इमारतों बनाने के लिए विदेशी कारीगरों को बुला रखा था। अशोक की मूर्ति कला और अन्य देशों में भारतीय कला परंपरा से दृष्टिगोचर होती है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा नहीं हैं, कम हैं, परंतु याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की खोज चैप्टर 3 जब काफ़ी पेज का है तो उतने क्वेश्चंस, तो इसमें से एक पेज का भी एक क्वेश्चंस क्रिएट करें तो फिर भी 20-22 पेज पर चैप्टर आ रहा है तो 20-22 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये तो ध्यान रखने ही वाली बात है। पर प्रश्नों से ना घबराएं, साहस और हिम्मत के साथ हौसला रखें और अच्छे से तैयारी करें। सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर इस सभ्यता की विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। इस सभ्यता से हमें तत्कालीन समाज के रहन सहन, धार्मिक तत्व होने के बाद भी यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष थी। यह विकसित सभ्यता वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। यह सभ्यता आगे चलकर सांस्कृतिक लोगों का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 2, गीता का उपदेश सर्वप्रथम कब और कहां दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उस समय दिया गया जब अर्जुन ने अपने विपक्षियों में परिजन, मित्रों और गुरुजनों को देखा। अरे कोई भी देखो कि आप अपने माता पिता से, भाई से, बहन से, अपने रिश्तेदारों से कैसे लड़ सकते हैं? सेम अर्जुन भी ऐसे ही था। युद्ध से लाभ हानि, जय पराजय आदि को सोचकर वो दुविधाग्रस्त हो गए थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर कर्तव्यों का निर्वाह के लिए कर्म करने हेतु प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 3, सुश्रुत कौन थे? उनका शल्य चिकित्सा में क्या योगदान था? सुश्रुत ने ईस्वी की शुरू की गई सदियों में शल्य चिकित्सा पर पुस्तकें लिखी जो अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई। बच्चों, इन पुस्तकों में उन्होंने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है और शल्य क्रिया का भी। इनमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन द्वारा बच्चों को दिलाना या मोतियाबिंद, ये जो आंखों का इलाज होता है मोतियाबिंद कहा जाता है, यानी धुंधला दिखाई देना, घाव के जीवाणुओं को धुआं देकर भी नष्ट किए जाने का उल्लेख है। जब किसी को कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उसको धुआं दिया जाता है किसी सामग्री का, किसी दवा का, तो वो उससे भी ठीक हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया है कि तक्षशिला की प्रसिद्ध का क्या कारण था? तक्षशिला हमारे देश के जो दो सबसे प्रसिद्ध विद्यालय हैं, तक्षशिला और नालंदा। ये दोनों विद्यालय कहाँ थे? विश्वविद्यालय। ये पेशावर के निकट प्राचीन और विश्वविद्यालय थे। विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र था और यहाँ पर दूर दूर से शिक्षार्थी यानी पढ़ने के लिए स्टूडेंट आया करते थे और यहाँ से स्नातक यानी ग्रेजुएशन करना बहुत ज़्यादा एक सम्मान की बात थी। यहाँ चिकित्सकों की विशेष कदर होती थी। महात्मा बुद्ध अपना इलाज जिस चिकित्सक से कराते थे वह तक्षशिला का ही स्नातक था और बौद्ध काल में यह ज्ञान का केंद्र भी था। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या कहूँ इस क्वेश्चंस के बारे में?
आपको इस चैप्टर से 8 या 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। अब बुद्ध यानी बौद्ध, महात्मा बुद्ध, और बुद्ध ने क्या संदेश दिया? करुणा और प्रेम का संदेश दिया था पहले तो। फिर उन्होंने क्या कहा कि मनुष्यों पर क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। किसी ने हमारे साथ बुराई की है तो हमें उसके साथ भलाई करनी चाहिए, और कोई क्रोध कर रहा है तो हमें उस पर दया करनी चाहिए। सदाचारी का मनुष्य को सदाचारी और आत्म अनुशासित होना चाहिए। मनुष्य की जाति उसके कर्म से तय होती है। ये उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि इंसान वैसे तो ब्राह्मण है और कर्म कर रहा है वो शूद्र जाति के, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है, क्योंकि कर्म से जाति तय होती है। मनुष्य को सत्य की खोज मन के भीतर करानी चाहिए। मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य कौन था? उसकी चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। उसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखा। वह बहुत ही बुद्धिमान, कर्मठ व्यक्ति था। इसके अलावा वह साथी, षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोध अभिमान को न भूलने वाला था। वह लक्ष्य पर हमेशा ही दृष्टि रखता, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि वे हमेशा लक्ष्य पर, एम्स पर हमेशा दृष्टि रखते हैं कि मुझे 100% मार्क्स लाने हैं, तो वही लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग युद्ध में अशोक के मन पर क्या प्रभाव डाला? कलिंग युद्ध में कलिंगवासी बहुत वीरता पूर्वक लड़े और इसके बाद अशोक की सेना भी फिर भी जीत गई थी। कलिंग उसके राज्य में मिल तो गया, पर इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, बहुत से घायल हुए। ऐसे नरसंहार की न बात सुनकर अशोक को बहुत दुख हुआ। उसका मन युद्ध से विरक्त हो गया। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा भविष्य में कोई युद्ध न करने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आज भी अशोक का नाम प्यार से क्यों लिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? उत्तर, अशोक एक अद्भुत शासक था, यानी बहुत अच्छा राजा था, जिसका नाम भारत एशिया के अनेक भागों में आ जाता है, क्योंकि उसने प्रजा की भलाई के लिए बहुत अनेक कार्य किए और बौद्ध होने पर वह सभी धर्मों का बराबर आदर करता था। भले ही हम हिंदू हैं या ईसाई हैं या क्रिश्चियन हैं या मुसलमान हैं, हमें सभी धर्मों का बच्चों बराबर आदर करना चाहिए। उसने बौद्ध के उपदेशों के प्रचार के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया कि वह बौद्ध के प्रचार ही लोगों को देगा। उसने युद्ध नीति छोड़कर अहिंसा को बढ़ावा दिया कि अब वह झगड़ा नहीं करेगा, अब वह युद्ध नहीं करेगा, युद्ध नीति छोड़ दी। और इसीलिए वोल्गा से जापान तक के लोग उसका नाम आदर से लेते हैं। तो बच्चों, आज भी अशोक का नाम बड़े प्यार से इसीलिए लिया जाता है। तो यह चैप्टर आज सभी बच्चों का भारत की खोज, चैप्टर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता, हमने पढ़ा आर्यों का आना, वेद, गीता, महाभारत, पुराण, उपनिषद और महात्मा बुद्ध की शिक्षा और अशोक और सभी टॉपिक पर हमने पढ़ा। तो बच्चों, यह चैप्टर से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से देखें और अच्छे से इनको फोकस करके अच्छे से याद करें और अपनी नोटबुक में उतारें। और भविष्य में भी ये एक बेसिक क्वेश्चंस थे और आपको जो याद करने चाहिए कि गीता क्या है, वेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, अशोक क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, रामायण क्या है, महात्मा बुद्ध क्या है, अशोक को क्यों याद किया जाता है। इसीलिए
ये चीजें सभी आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों, यह चैप्टर आज पूर्ण रूप से पूरा हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।